वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रीसेंट इबोला आउटब्रेक इन सेंट्रल अफ्रीका। आप भी न्यूज़ पे देख रहे होंगे कि इस वक्त अफ्रीका के अंदर इबोला की एक आउटब्रेक आई हुई है। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम अभी जो लेटेस्ट आउटब्रेक आई हुई है उसके थोड़े स्टैट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इबोला इन्फेक्शन होता क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या ट्रीटमेंट और वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो अभी रीसेंट आउटब्रेक आई हुई है ये पिछली आउटब्रेक से किस तरह से डिफरेंट है। और आखिर में हम बात करेंगे कि साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये कितनी खतरे की बात है और वो लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो चलते हैं, पहले जो अभी रीसेंट आउटब्रेक आई हुई है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये रीसेंट आउटब्रेक जो है ये मई के महीने के शुरू में काफ़ी जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हेल्थ केयर वर्कर्स में, जिन्होंने अपने हॉस्पिटल में अपने आप को सिक रिपोर्ट किया। और वो काफ़ी तेज़ी से उनकी जो है वो सिचुएशन ख़राब हो रही थी, तो उनके ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट किए गए, इंक्लूडिंग इबोला के भी टेस्ट किए गए। लेकिन जो स्ट्रेंज फाइंडिंग ये थी कि उनके ये इबोला के टेस्ट नेगेटिव आए। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उनके टेस्ट नेगेटिव आए। फिर थोड़ा अरसे के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद, जब काफ़ी सारी डेथ्स भी हो गई, तो फिर उनके ऊपर रिपीट टेस्ट किए गए इबोला के, कुछ डिफरेंट टेस्ट किए गए जिनके ज़रिए ये पता चला कि वो लोग इबोला पॉजिटिव थे। और इसके बाद ये कंफर्म हुआ कि ये जो आउटब्रेक हो रही है ये इबोला की है। तो उसके बाद केसेस जो है हेल्थ केयर वर्कर से निकल के जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी चले गए। ये सेंट्रल अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो वहाँ पे उनके 2-3 प्रोविंसेस हैं जहाँ पे ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो आज के दिन तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक 2000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा जो हैं वो डेथ्स भी हो चुकी हैं, जो कि काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने इस सिचुएशन को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया है एट अ ग्लोबल लेवल, ताकि जो सारे कंट्रीज, बाकी जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज और आ, बाकी दुनिया के कंट्रीज हैं, वो भी अपनी प्रिकॉशंस ले सकें, स्पेशली सराउंडिंग द एयर ट्रैवल टू एंड फ्रॉम दीज कंट्रीज। ये कॉन्गो के अलावा इस वक्त साउथ सूडान और युगांडा जो है कंट्री, उसके अंदर भी ये केसेस अब रिपोर्ट हो चुके हैं। तो इस वक्त ये रीसेंट आउटब्रेक है, ये 3 कंट्रीज के आप कह सकते हैं कि बॉर्डर एरियाज के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। और कुछ बाकी जो कंट्रीज हैं इन 3 कंट्रीज के अलावा, उन्होंने भी एहतियाती तौर पे अभी बॉर्डर के ऊपर जो ट्रैवल है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, ताकि वो प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकें। तो अब ये तो हो गई बात रीसेंट सिचुएशन की। इसमें मजीद मैं एक चीज़ ऐड करूंगा। जैसे आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे हेल्थ केयर मिशंस जो होते हैं, डॉक्टर्स के मिशंस, वो डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, स्पेशली अफ्रीका के अंदर। तो यूएस से भी एक हेल्थ केयर मिशन जो कि इन्हीं एरियाज में जाके काम कर रहा था, तो उनके भी एक डॉक्टर में ये टेस्ट पॉजिटिव आया इबोला का। तो उसको फिर इमरजेंसी में फ्लाई किया गया जर्मनी के अंदर, बिकॉज जर्मनी में एक हॉस्पिटल है जो कि इबोला के ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज करता है। तो वहाँ पे इस वक्त उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है और होपफुली उसके बाद उसको जो आइसोलेट करके फिर वापस यूएस के अंदर लेके जाया जाएगा। और ये जो कंट्रीज हैं इनमें से कुछ कंट्रीज जो हैं वो जो अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर और आ, बाकी कंट्रीज के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट करना है। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है कि इन टीम्स को जब ये आए तो इनको कुछ अरसा यूएस के अंदर आइसोलेट रखा जाए टू इंश्योर के इन लोगों में ये इन्फेक्शन ना हो।
तो ये तो हो गई करंट आउटब्रेक की सूरत हाल। अगेन टोटल 2000 प्लस केसेस एंड 200 प्लस डेथ्स। और ये आप देख रहे होंगे कि ईबोला के अंदर जो डेथ्स का रेट है वो बाकी इन्फेक्शंस की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है, और दिस इज़ व्हाट मेक्स इट डेंजरस एज वेल। अब हम आ जाते हैं ईबोला इन्फेक्शन के ऊपर के ये इन्फेक्शन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ईबोला सबसे पहले रिपोर्ट इसके जो केसेस हुए थे वो 1970s के अंदर रिपोर्ट हुए थे इन्हीं सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। यहाँ पे एक रिवर है उसका नाम ईबोला है, तो उसके इर्द गिर्द जो वहाँ पे विलेजेस थे वहाँ पे ये केसेस रिपोर्ट हुए कि मरीजों की तबीयत अचानक से ख़राब होती थी और उसके बाद वो मैनेज नहीं होते थे, और उनमें से काफ़ी सारे जो मरीज थे दे वुड डाई। तो तब पहली दफ़ा इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च हुई और पता चला कि ये बिल्कुल नई तरह का वायरस है जो कि अब ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये कहा जा रहा है कि ये फ्रूट बैट्स का कोई कांटेक्ट हुआ था ह्यूमंस के साथ, तो वहां से ये फिर वायरस जो है ये स्पिल ओवर हुआ बैट की पॉपुलेशन से ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। और इसके टोटल 4 डिफरेंट तरह का ईबोला वायरस, इसके 4 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। उनमें से 2 वेरिएंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक वेरिएंट जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसकी सबसे ज़्यादा पहले आउटब्रेक्स भी हो चुकी हैं और जो सबसे ज़्यादा लीथल भी है, उसका उस वेरिएंट का नाम है ज़ईर वेरिएंट। और सबसे पहली जो आउटब्रेक हुई थी वो भी इसी ज़ईर वेरिएंट की हुई थी 1970s में। तो इसकी सबसे लीथल आप कह लें आउटब्रेक हुई थी वो 2013 में हुई थी, और वो आउटब्रेक ज़्यादातर वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में हुई थी, जिनमें सेनेगल, सेरा लियोन और इवन नाइजीरिया तक केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो वो तकरीबन 25,000 प्लस पेशेंट्स जो थे वो अफेक्ट हुए थे, और उनमें से तकरीबन जो है वो आप कह लें कि 12 से 13,000 पेशेंट्स की डेथ हो गई थी। तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 50% जो है वो डेथ रेट था कि आधे मरीज उनमें से उनकी डेथ हो गई थी। और ये सबसे बड़ा आउटब्रेक था ईबोला का अभी तक, जिसने फिर ग्लोबल लेवल पे आ, एक अवेयरनेस क्रिएट की कि ये कल को एक ग्लोबल प्रॉब्लम भी बन सकता है। अब ये इन्फेक्शन फैलता किस तरह से है, ये बेसिकली जो पेशेंट है उसकी जो बॉडी स्क्रीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल स्लाइवा है, तो स्लाइवा किसी मरीज के स्लाइवा के साथ अगर आप कांटेक्ट में आते हैं, चाहे डायरेक्टली या उसका स्लाइवा किसी और सरफेस पे लगा और वहां से आपने उस सरफेस को टच किया, तो इस तरह से ये फैलता है। तो ये कोविड-19 की तरह सांस के जरिए या हवा के जरिए नहीं फैलता, खांसी के जरिए ये बॉडी सिक्रेशंस के साथ इन कांटेक्ट आने से ये फैलता है। और जब किसी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक उसमें सिम्टम्स नहीं आती, और इसकी एक प्रोटेक्टिव बात ये है इस इन्फेक्शन की कि ये दूसरे पेशेंट्स में तभी फैलता है जब आपके अंदर सिम्टम्स शो हो जाएं। तो जैसे कोविड-19 में एक बड़ा प्रॉब्लम था कि इवन हेल्दी लोग भी एक दूसरे को वायरस ट्रांसमिट कर रहे थे, जिससे बड़ा मुश्किल हो गया था उसको कंटेन करना। लेकिन इसमें ये है कि जब आप सिक हो जाते हो, जब आप में सिम्टम्स विजिबल हो जाएं, तभी आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हो। तो ये एक थोड़ी प्रोटेक्शन भी देता है इन्फेक्शन से, बिकॉज जब कोई सिक हो जाए तो उसको फिर आइसोलेट कर दिया जाता है और उसके किसी दूसरे मरीज को इन्फेक्शन फैलाने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक और प्रोटेक्टिव बात ये भी है कि इसमें चूंकि ज़्यादातर लोग जो इन्फेक्ट होते हैं उनकी डेथ्स भी हो जाती हैं, तो और जल्दी डेथ्स हो जाती हैं, विद इन 1 to 2 weeks पेशेंट्स की डेथ्स हो जाती हैं, तो इसीलिए आ, वो पेशेंट्स भी ज़्यादा और लोगों को इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। तो ये दो जो कि इसकी वैसे डेंजरस और लीथल जो हैं वो फीचर्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको इन्फेक्शन को फैलाने से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो वेरिएंट मैंने आपको बताया जो सबसे कॉमन है ज़ईर वेरिएंट,
अब उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं और उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जो कि पिछले अ, 1 डेकेड की सारी रिसर्च और डेवलपमेंट है आफ्टर द लास्ट आउटब्रेक इन 2013। लेकिन जो अभी जो आउटब्रेक आया है, ये एक दूसरा वेरिएंट है, अ, जिसको उसका नाम है बंडी बुगाए। उस वेरिएंट का नाम है, जो कि डिफरेंट वेरिएंट है, और इस वेरिएंट इसी वजह से जो पहले टेस्ट हुए उन हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर, तो वो ज़ईर वेरिएंट के हुए थे, लेकिन वो नेगेटिव आए, तो फिर सस्पेक्ट किया गया कि ये दूसरा जो वेरिएंट है, इस आ, का इन्फेक्शन हो सकता है इबोला का, तो फिर दोबारा उन पे टेस्ट किए गए जो कि पॉजिटिव आए। अच्छा, इस वेरिएंट की अब डेंजरस बात ये है कि इसके अगेंस्ट ना कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ना ही कोई वैक्सीन अवेलेबल है, जिसकी वजह से सारा जो मैनेजमेंट है वो जनरल मैनेजमेंट, जो वायरल इलनेस की मैनेजमेंट होती है, जिसमें आप फीवर को कंट्रोल करते हैं, आप जो है वो पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, उसको फ्लूइड्स देते हैं, तो उसके अलावा एज सच कोई स्पेसिफिक जो है वो ट्रीटमेंट या वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से ये अ, जो है वो डिफरेंट है पिछली आउटब्रेक से, जो कि दूसरे वेरिएंट ज़ईर वेरिएंट की आउटब्रेक्स थी। अ, अब हम आ जाते हैं अपने जो लास्ट है वो ये है कि बाकी दुनिया के जो कंट्रीज हैं, स्पेशली साउथ एशिया जो है, वहाँ के लोगों को कितना अलार्म होने की ज़रूरत है, या वो क्या प्रोटेक्शंस ले सकते हैं। तो एज सच इस इन्फेक्शन का इस रीजन में आने का या यहाँ फैलने का जो रिस्क है वो काफ़ी लो है, क्योंकि इतना ज़्यादा एयर ट्रैवल भी नहीं है बिटवीन से पाकिस्तान और इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन जिन कंट्रीज़ के दरमियान इनका एयर ट्रैवल ज़्यादा है, या बॉर्डर क्रॉस क्रॉस बॉर्डर जो ट्रैवल है वो ज़्यादा है, जैसे उनकी नेबरिंग अफ्रीकन कंट्रीज़, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या यूएस, और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे प्रॉब्ली एयर ट्रैवल ज़्यादा है इन कंट्रीज़ से, जिसकी वजह से वो लोग तो अपनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। यूएस ने भी एयर ट्रैवल के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इन कंट्रीज़ के साथ। तो एज सच हमारा रिस्क लो है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप लोग इन इन्फेक्शंस के बारे में अपने आप को अवेयर रखें, ताकि अगर कोई आउटब्रेक इस तरह का होता है जो कि कोविड-19 की तरह ग्लोबली स्प्रेड होने के उसके चांसेस होते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस हो, आपको इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, ताकि जो भी ग्लोबल हेल्थ केयर के इदारे हैं वो जो भी एडवाइजरी इशू कर रहे हैं, जो भी प्रिकॉशंस लेने को कह रहे हैं, उनके ऊपर आप अमल कर सकें। Thank you so much for watching my video. Stay tuned and I'll come back with another episode. Thank you.